जय श्री राम दोस्तों। एथिक्स सीरीज के एक और शानदार लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एक एक्ट किया था जिसके थ्रू एटीट्यूड क्या होता है उसको अच्छे से समझा था, और काफी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू एटीट्यूड के जो और डायमेंशन है लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड वो हमने अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख कर आए दोस्तों। ओके, और उसके बाद आज जो हमें देखना है वो है फैक्टर्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि एटीट्यूड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और उससे पहले जो हमें समझना है वो ये है कि एटीट्यूड हमारे अंदर बनता कैसे, हाउ एटीट्यूड डेवलप्स। ठीक है, तो उससे शुरू करेंगे दोस्तों कि हाउ एटीट्यूड डेवलप्स। उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, हाउ एटीट्यूड डेवलप्स। ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये थ्योरी जो है ये पावलो ने दी है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। उसके बाद आता है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके दोस्तों, ये तीन हमें पढ़ना है, जिसमें से इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मैं अपने पहले के लेक्चर्स में कवर करा चुका हूं। ठीक है, जहां पर मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको प्राइजेस दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाती है, ताकि आप वो गलत काम करने से रुक जाएं, जो आपका बिहेवियर है उस गलत चीज को करने का वो चेंज हो जाए। ठीक है, और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको प्राइजेस दिए जाते हैं ताकि आप उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखें। ठीक है, ये होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। डिटेल में मैंने पहले की वीडियोस में कवर करा लिया है, आप चाहे तो मेरी ह्यूमन वैल्यूज और पहली वीडियो व्हाट इज एथिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये मैंने इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज जो कि फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सोसाइटी से मिलती है उसमें ये मैंने कवर करा दी है। तो सेम टू सेम है दोस्तों, आप वहां से देख सकते हैं। आज जो हमें देखना है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय पावलोव। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि हम एक चाइल्ड को कंडीशन करते हैं किसी पर्टिकुलर वे में सोचने पर। ठीक है, कंडीशनिंग करते हैं उस चाइल्ड की कि वो इस पर्टिकुलर वे में सोचे। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है जो हर बुक्स में मिल जाएगा आपको, जिसमें एक डॉग को कंडीशन किया जाता है एक पर्टिकुलर वे में सोचने पर। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं जो मतलब मैंने खुद अपनी रियल लाइफ में देखा है, जो हुआ है। और अगर आप ये एग्जांपल अपने पेपर में लिख कर आते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर इसको थोड़ा यूनिक मान के आपको और अच्छे मार्क्स दें। ठीक है, क्योंकि एथिक्स में अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखेंगे तो वो तो सभी लिख देते हैं। आप खुद से अगर कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं और वो फिर पुट करते हैं तो उसका एक अलग एडवांटेज मिलता है दोस्तों। ओके, तो वो जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा है। पहले तो इस थ्योरी को समझ लेते हैं। थ्योरी क्या होती है? जैसे एक्स, एक्स इज एन इवेंट। दोस्तों, एक्स कोई इवेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर डेली होता है। ठीक है, अभी आप ऐसे समझ लीजिए, एक्स इज एन इवेंट दैट हैपेंस एवरी डे एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अभी मैं इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? वाई जो है उसके कुछ देर बाद होता है, लाइक 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। ठीक है, देन वाई हैपेंस, वाई हैपेंस, एंड बिकॉज ऑफ वाई, जेड इज एन आउटकम।
जेड इज एन बिहेवियर ऑफ दैट इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो। जेड इज एन बिहेवियर। तो ये क्या हुआ, एक्स कोई इवेंट है जो हर दिन हो रहा है किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, वाई उसके कुछ देर बाद हो रहा है, लाइक 10 सेकेंड और 50 सेकेंड, और उस वाई की वजह से जेड का जेड आउटकम है जो कि बिहेवियर है किसी का, ठीक है। तो वाई एक्चुअली क्या है, वाई वो रीजन है जिसकी वजह से जेड हो रहा है, और एक्स और जेड में कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी कनेक्शन अभी नहीं है, ठीक है। ये चीज अब मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बाउंसर निकल गया। कुछ नहीं समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप काफी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए। बस हाँ, एक फ्रेम बनना चाहिए कि हाँ एक्स कोई इवेंट हो रहा है, वाई उसके बाद हो रहा है, और जेड उस वाई की वजह से आउटकम है जो कि है बिहेवियर किसी। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब मैं समझाऊंगा एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मेरी रियल लाइफ का है, कि जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, तो कॉलेज में से मेरे घर पे एक छोटा बच्चा था, ठीक है, 4-5 ईयर्स का। तो वो मेरा वेट करता था। तो मेरी क्या टेंडेंसी थी कि मैं डेली कॉलेज से आता हूँ, तो जब मैं कॉलेज से आता था तो मैं अपने डोर की, जैसे ये मेरा डोर है, मैं इसकी रिंग बजाता था, ठीक है, बाहर ऐसे खड़ा होता था मैं, और मैं रिंग बजाता था। तो जो मेरे घर के अंदर वो जो छोटा बच्चा था, ठीक है, वो सुनता था, ओ रिंग बजी है, ठीक है, मतलब चाचू आए हैं, ठीक है, मैं उसका चाचा लगता हूं, तो मैं रिंग बजाता तो उसे पता चलता, ओ चाचा आए हैं। तो मैं रिंग बजाई, तो रिंग ये बजाना क्या हुआ, ये इवेंट हुआ दोस्तों। मैंने जो बेल रिंग करी ना दोस्तों, वो क्या हुआ, इवेंट हुआ, दैट इज एक्स हुआ, ठीक है, बजाया मैंने। अब जब मैंने वो डोरबेल बजाई और उसको बजाने के बाद जब किसी ने गेट खोला, मैं अंदर आया, और मैं अंदर आया, और अंदर आके जो मेरे पीठ पे बैग टंगा होता था, मैंने वो उतारा, और उस बैग को खोलकर मैंने अपना उस बैग में हाथ डाला, ठीक है, और उसमें से चॉकलेट निकाल रहा था, ठीक है, और चॉकलेट निकाल के इस छोटे बच्चे को वो चॉकलेट दी, ठीक है। तो जो वो मैंने बैग में अपने हाथ डाला था दोस्तों, जो वो बैग में मैंने अपने हाथ डाला, वो क्या हुआ, वो हुआ वाई, वाई, वो हुआ वाई, बैग में हाथ डालना हुआ वाई, और उस वाई से जब मैंने चॉकलेट निकाल के उस बच्चे को दी, तो वो जो जेड था वो उस बच्चे का रिएक्शन था, ठीक है। दोबारा समझाता हूं, एक्स इज एन इवेंट, ठीक है, जो यहाँ पर डोर बेल है उसको बजाना हुआ, ठीक है। फिर एक्स हुआ कि जब मैं अंदर आया तो मैंने अपने बैग में हाथ डाला और चॉकलेट निकाली, ठीक है, तो वो वाई हुआ, ठीक है, जो कि कुछ देर बाद हुआ एक्स के बाद, डोर बेल बजने के कुछ देर बाद। फिर जो जेड हुआ वो क्या था, जब मैं चॉकलेट निकाली उसने देखा वाह चॉकलेट है, तो जो उसका रिएक्शन था, हैप्पी रिएक्शन था, चॉकलेट यार मजा आ जाएगा, तो वो उसका था बिहेवियर, ठीक है। तो जो ये जेड था, ये आप देख रहे होंगे किस वजह से था, वाई की वजह से, मैंने बैग में हाथ डाला और चॉकलेट निकाली, उसकी वजह से जेड हुआ था। लेकिन एक्स का जेड से कोई लेना देना नहीं था, जो एक्स था उसका जेड से कोई भी कनेक्शन नहीं था, ये आपको दिख रहा होगा। डोरबेल बजने का और इस बच्चे का खुश होने का, क्योंकि कोई लिंकेज ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है कि डोरबेल बजी ये क्यों खुश होगा भाई। लेकिन लिंकेज क्या था कि डोरबेल बजी, उसके बाद में आया, जब मैंने बैग में हाथ डाला चॉकलेट निकाली, तो उस चॉकलेट की वजह से, जो उसे चॉकलेट मिलने वाली थी उसकी वजह से इसका ऐसा बिहेवियर था, जो कि जेड था वो एक्चुअली वाई की वजह से था। वाई क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज बार बार अगर रिपीट हो, मैं डेली आऊं, मैं डेली आता हूं, डोरबेल बजाता हूं, ठीक है, फिर बैग में हाथ डालता हूं और चॉकलेट निकाल के उस बच्चे को देता हूं, तो ये चीज बार बार डेली एवरीडे रिपीट होती जाए दोस्तों, रिपीट होती जाए, तो फिर ये बच्चा कुछ इस तरह से सोचने लगेगा कि चाचू जब भी आते हैं, मैं जैसे मैं उसका चाचू, तो चाचू जब भी आते हैं तो डोरबेल बजती है, और डोरबेल बजती है तो वो अंदर आते हैं, अंदर आते हैं तो फिर बैग में हाथ डालते हैं और बैग में से चॉकलेट निकालते हैं और मुझे देते हैं। दैट मीन्स
चाचू जब भी आएंगे, जब भी डोरबेल बजेगी, तब तब मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एक्स था, एक्स क्या था, डोरबेल, ठीक है, डोरबेल का बजाना। वाई क्या था, वाई था बैग को ओपन करना, ठीक है। जेड क्या था, जेड था उस बच्चे का एक्साइटेड हो जाना कि मुझे चॉकलेट मिलेगी। समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो डोरबेल बजना था, अब वो जब बार बार ये चीज हुई तो बच्चा कंडीशन हो गया, उस तरीके से सोचने लग गया कि अब जब भी डोरबेल बजेगी तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। अब वाई की जरूरत ही नहीं है, वाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब बच्चा सोचेगा जब जब डोरबेल बजेगी वो तभी एक्साइटेड होने लग जाएगा, वाह चाचू आ गए, डोरबेल बज गई, चॉकलेट मिलेगी। तो ऐसे करके यहां पर वाई ही रिप्लेस हो गया, वाई की अब जरूरत ही नहीं है। और अब बच्चे का एटीट्यूड कैसा बन गया, बच्चे का एटीट्यूड कुछ इस तरह से बन गया कि अब जब भी डोरबेल बजेगी वो एक्साइटेड होगा कि मुझे चॉकलेट मिलेगी। समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर हुई। समझ में आई ये थ्योरी क्या कहती है। एक्स इज एन इवेंट, ठीक है, डोरबेल बजना। वाई हैपन्स, बैग ओपन करना। जेड जो कि है बिहेवियर, दैट इज यहाँ पे एक्साइटमेंट। वैसे तो जो जेड है वो वाई की वजह से हो रहा था, लेकिन जब ये चीज बार बार कंटिन्यू होती रही तो उस जो बच्चा था उसका ब्रेन कुछ इस तरह से कंडीशन हो गया, वो कुछ इस तरह से सोचने लगा कि अब जब भी डोरबेल बजेगी मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो वाई की नीड ही खत्म हो गई और एक्स डायरेक्टली कनेक्ट हो गया जेड से, ठीक है। अब उसका एटीट्यूड ऐसा बन गया उस बच्चे का कि जब जब डोरबेल बजेगी उसके मुंह से लाड़ निकलेगी कि अब तो चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। हालांकि एक्स और जेड का कोई वैसे कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब उसका एटीट्यूड बन गया, उसका ब्रेन इस तरह से कंडीशन हो गया कि अब वो ऐसे ही सोचेगा कि जब जब डोरबेल बजेगी मुझे चॉकलेट मिलेगी। समझ में आया, मैंने इतना इसमें टाइम डिवोट किया है तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कमेंट में बोल दीजिए, मैं दोबारा से समझा दूंगा, अच्छे से और वीडियो बना दूंगा। पर आई विश, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, ठीक है। ये तो होगी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मैंने बता दिया है। तो इन तीन तरीकों से एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है, एटीट्यूड बनता है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बेसिकली तीन फैक्टर्स है दोस्तों, एक है सोशल फैक्टर, नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी फैक्टर्स, उसके बाद है दोस्तों आपका बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, एंड जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सोशल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं सोशल फैक्टर्स की बात करूं तो इसमें आपका दो तरह से होता है। एक होता है वांट सेटिस्फेक्शन, वांट सेटिस्फेक्शन, एंड द अदर वे इज गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब वांट सेटिस्फेक्शन क्या है, वांट सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है। देखो, किसी भी चीज को लेकर आपका एटीट्यूड डिपेंड करेगा कि वो जो चीज है वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको, बेसिक सी बात है, अगर आपको उस चीज से बेनिफिट पहुंच रहा है, फायदा मिल रहा है, तो आपका उस चीज को लेकर जो एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव ही होगा। समझ में आई बात। अगर आपको लॉस हो रहा है उस चीज की वजह से, लॉसेस हो रहे हैं और आई कैन से फियर है कि मैं कुछ खो दूंगा, तो उसको लेकर आपका जो एटीट्यूड होगा दोस्तों वो होगा नेगेटिव।
इतनी चीज क्लियर हुई। अब एग्जाम्पल देकर इसको समझते हैं। सपोज कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आई है जिससे आपको फायदा पहुंच रहा है, ठीक है, आपको कोई फायदा मिल रहा है, तो उस पॉलिसी को लेकर आपका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, आप उस पॉलिसी को लाइक करेंगे, ठीक है। और यदि कोई ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट लेकर आई है और उससे आपको लॉस हो रहा है, या फिर आपको ऐसी फीलिंग है कि इससे मुझे लॉस हो सकता है, तो उस पॉलिसी को लेकर जो आपका एटीट्यूड है वो नेगेटिव होगा, आप उसे डिसफेवर करेंगे, डिसलाइक करेंगे, ठीक है। ये होता है वांट सेटिस्फेक्शन। जैसे अगर मैं रिजर्वेशन को एज एन एग्जांपल लूं, तो रिजर्वेशन की अगर बात करें, तो रिजर्वेशन अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है दोस्तों, तो रिजर्वेशन को लेकर जो आपका एटीट्यूड होगा वो होगा पॉजिटिव। और अगर रिजर्वेशन आपको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि रिजर्वेशन से मुझे नुकसान हो रहा है या मैं कुछ खो रहा हूं, तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो होगा नेगेटिव। चीज क्लियर हुई? वांट सेटिस्फेक्शन, अगर कोई चीज मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, मुझे बेनिफिट पहुंचा रही है, तो मैं लाइक करूंगा, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो उस चीज को लेकर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव होगा, मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ओके। नेक्स्ट इज गिवन इंफॉर्मेशन। एटीट्यूड डिपेंड करता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज के एग्जाम्पल ये है कि आपकी फैमिली आपको बताती है कि पाकिस्तान बहुत बेकार कंट्री है, आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 12 साल से छोटे हैं आप, और आपकी फैमिली आपसे डेली कहती रहती है कि पाकिस्तान बहुत बेकार कंट्री है, पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं है, वहां के लोग बुरे हैं, वहां का रहना सहना खराब है, सब कुछ बेकार है वहां का। आपकी सोसाइटी से भी आप सुनते हैं कि पाकिस्तान बहुत बेकार कंट्री है, वहां ये हो जाता है, वहां कोई भी मतलब लॉ को लॉ की वैलिडेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी बात आप सुन रहे हैं। अब भले ही वो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आपको पेरेंट्स दे रहे हैं, आपकी सोसाइटी दे रही है, तो आपको तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिला, आपने तो नहीं देखा ना कि वहां क्या हो रहा है, बट आपको जो इंफॉर्मेशन मिली, अब आप वो दिमाग में सोच रहे हैं, यार पाकिस्तान में लोग बेकार हैं, पाकिस्तान में ये बेकार है, पाकिस्तान देश बेकार है। तो आपका भी जो एटीट्यूड है ना दोस्तों, वो पाकिस्तान को लेकर नेगेटिव ही बनेगा। जब भी आप पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे तो आपके अंदर एक नेगेटिव इमेज ही बनेगी दोस्तों। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वही आपका एटीट्यूड बन जाता है दोस्तों, उसी की वजह से आपका एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। अगर एक और एग्जांपल दूं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में ही अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि पर्टिकुलर रिलीजन बेकार है, ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट बेकार है, और आपको ये इंफॉर्मेशन किसी मतलब ऐसे सोर्स से मिली है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जैसे आपकी फैमिली हो गई, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपकी फैमिली कहती है कि ये वाली कास्ट बेकार है, इससे दूर रहो, इसमें तो ऐसे रहते हैं, इसमें ये करते हैं, बहुत बेकार कास्ट है। तो जो जब भी आप उस किसी कास्ट के इंसान को देखेंगे ना, तो आपका जो एटीट्यूड होगा उसे लेकर नेगेटिव ही होगा, आप कहेंगे छी बेकार, मुझे तो पसंद ही नहीं है। तो इस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपका एटीट्यूड बन जाता है। तो ये हो गया सोशल फैक्टर दोस्तों। इसके बाद जो आता है दोस्तों आपका, वो आता है पर्सनालिटी फैक्टर्स, ठीक है, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, पर्सनैलिटी फैक्टर्स इसमें होते हैं दोस्तों, लाइक एक मैं बात करूं तो आईक्यू, ठीक है, अदर इज क्रिएटिविटी। अब हर इंसान का आईक्यू अलग होता है, ठीक है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है आईक्यू, ठीक है। अब मैं कोई एक गेम लू, चेस, चेस मैंने एक गेम ले लिया जिसमें आपको पता है कि चेस वही लोग खेलते हैं जिनका आईक्यू अच्छा होता है। अगर मैं चेस की बात करता हूं और मैं आपसे कहूं कि आपको चेस खेलना है, ठीक है, अगर आपका आईक्यू हाई है, अगर आप इस कैटेगरी में है, तो चेस को लेकर जो आपका एटीट्यूड होगा वो होगा पॉजिटिव।
क्योंकि आपका आईक्यू तेज है तो आप चेस खेल भी पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो एटीट्यूड बनेगा चेस को लेकर वो पॉजिटिव बनेगा कि हाँ यार चलो खेलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसका आईक्यू लो है, उसमें वो रीजनिंग पावर नहीं है, उसमें वैसा दिमाग नहीं है, तेज दिमाग नहीं है, तो आपका जो एटीट्यूड बनेगा इस चेस को लेकर वो बनेगा नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, वो बनेगा कैसा? नेगेटिव। आप पसंद नहीं करेंगे चेस। ठीक है, वैसे सुडोकू गेम होते हैं, अगर आपका आईक्यू तेज है, हाई आईक्यू है आपके अंदर, तो आप उसे लाइक करेंगे, अगर लो आईक्यू है तो आप उसे डिसलाइक करेंगे। और वैसे ही अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूं, तो जैसे एक सब्जेक्ट होता था बचपन में, आर्ट्स का सब्जेक्ट होता था, ये वो वाली आर्ट्स नहीं है, वो सोशल साइंस हो गई, वो नहीं, आर्ट्स ड्राइंग वगैरह बनाते थे ना, तो मैं उतना ज्यादा क्रिएटिव खुद को मानता नहीं। दैट्स वाई अगर मुझसे कोई कहता था कि ड्राइंग कंपटीशन है, तो मेरा जो एटीट्यूड होता था वो पॉजिटिव नहीं होता था, नेगेटिव होता था कि नहीं यार मुझे ड्राइंग वगैरह पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बहुत क्रिएटिव पर्सन है, उसे उसके अंदर काफी ज्यादा क्रिएटिविटी है, तो उसका जो एटीट्यूड होगा आर्ट्स को लेकर वो होगा पॉजिटिव। वो काफी पॉजिटिव लेगा, यार वहां कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, मैं जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। और भी कुछ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आप सभी जानते हैं। अब मैं एक जैसे डांस हुआ, सिंगिंग हुई, ठीक है, स्पीच हुई, अगर मैं आपसे कहूं इन तीनों में से कोई भी चीज आपको पब्लिक में करनी है, ठीक है, कोई भी चीज आपको इनमें से पब्लिक में करनी है, बहुत सारे लोग हैं उनके सामने आपको करनी है, तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हैं, ठीक है, तो आपका जो एटीट्यूड होगा इन चीजों को लेकर वो होगा नेगेटिव। आप पसंद नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ऑन द अदर हैंड, आपका अगर एटीट्यूड, अगर आप एक्सट्रोवर्ट इंसान है, तो जो आपका एटीट्यूड होगा इस चीज को लेकर वो होगा पॉजिटिव। हाँ मैं तैयार हूं यार, मजा आएगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इंट्रोवर्ट इस तरह की एक्टिविटी से दूर ही भागते हैं, तो वो डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते इस तरह की एक्टिविटी को। ऑन द अदर हैंड, एक्सट्रोवर्ट की अगर मैं बात करूं, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, उन्हें पसंद होती है, तो जो उनका एटीट्यूड होगा वो होगा पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये हो गए आपके पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ठीक है, आईक्यू, क्रिएटिविटी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। और इसमें एक होता है पैसिव एक्टिव। अगर आप काफी एक्टिव हैं और आपसे कहा जाए कि एक मैराथन है जिसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप पैसिव है, आप सुस्त इंसान है, आपको पसंद नहीं है, तो आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि भाई आपको ऐसे पसंद ही नहीं है ज्यादा एक्टिव होना, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। तो क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर मैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूं, तो अगर उसमें से एक क्राइटेरिया को बनो एज, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है ना, तो आप मैच्योर होते जाते हैं। और मैच्योर होने का मतलब क्या है कि जिस चीज के लिए आप पहले एक अलग तरह की फीलिंग लेके रखते थे, अब वो फीलिंग चेंज हो गई उस चीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक बच्चे की, तो एक बच्चे के पास अगर कोई खिलौना होता है, अगर आपने देखे होंगे तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर एक बच्चे के पास कोई खिलौना है, ठीक है, और उस वक्त आप उससे कहेंगे कि ये खिलौना मुझे दे दे, ठीक है, या इस बच्चे को दे दे, ये दूसरा बच्चा है, तो वो मर जाएगा पर खिलौना नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उस खिलौने को लेकर उसका एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं भाई ये तो मेरा है, ये तो मुझे ही मेरा है, मैं किसी को नहीं देने वाला। तो इस तरह का उसका एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर आप उसी बच्चे से 20 साल बाद पूछे कि ये खिलौना मैं ऐसे दे दूं, तो वो कहेगा हाँ दे दो दे दो। तो वो आप कहेंगे अरे आपने जब बचपन में थे तो आपने इस खिलौने के पीछे बड़ा हंगामा कर दिया था, आप किसी को नहीं देते थे, आप मरने मारने पर तैयार हो गए थे। तो कह रहे नहीं मैं क्या करूंगा इसका, दे दो दे दो। तो एज के साथ भी आपका एटीट्यूड चेंज होता है चीजों को लेकर। जैसे जब ये बच्चा था
तो इसका जो एटीट्यूड था खिलौनों को लेकर अपने, तो वो ये था कि भाई मैं नहीं दूंगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैच्योरिटी आई, तो एज के साथ इसका एटीट्यूड भी चेंज हुआ। वो गया ले जाओ यार, सारे ले जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूंगा इनका। तो इस तरह से एज के साथ मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी एटीट्यूड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं, अगर मैं जेनेटिक फैक्टर्स की बात करूं, तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि 1980 से पहले, 1980 से पहले की बात अगर मैं करूं, तो वहां पर कहा जाता था कि जीन्स जीन्स की वजह से एटीट्यूड आपका मतलब इफेक्ट नहीं होता, जीन्स का कोई रोल नहीं है एटीट्यूड में। ठीक है, लेकिन अगर 1980 के बाद की मैं बात करूं, तो जीन्स का रोल होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में। और ये काफी रिसर्च हुई, उनमें भी ये चीज साबित हुई है कि जीन्स का भी रोल होता है एटीट्यूड डिफाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो यदि आप ट्विंस हैं, अगर दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो ये देखा गया है, ये रिसर्च की गई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी। हाँ, तो एक रिसर्च की गई थी, तो उसमें ये पाया गया था कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनका एटीट्यूड बहुत हद तक सेम होता है। ठीक है, वो सेम एटीट्यूड शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड, आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, तो जो उनका एटीट्यूड है वो थोड़ा डिफर कर जाता है दोस्तों। ठीक है, ये रिसर्च में देखा गया, दैट इज कि अगर आपके जीन्स एक जैसे हैं, तो जो आपका एटीट्यूड भी होगा वो बहुत हद तक एक जैसा ही होगा दोस्तों, सेम एटीट्यूड आप के अंदर होगा। ठीक है, आप चीजों को लेकर एक तरह से सोचेंगे, ऐसा देखा गया है दोस्तों। तो 1980 के बाद ये भी देखा गया कि जीन्स भी डिटरमाइन करते हैं आपके एटीट्यूड को कि वो कैसा होगा। तो इस तरह से ये वो सारे फैक्टर्स थे जो एटीट्यूड फॉर्मेशन में, ठीक है, इफेक्ट करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन को, और वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एटीट्यूड डिटरमाइन होता है। तो इस लेक्चर में हमने सारी चीजें कवर कर ली है, फैक्टर से रिलेटेड सारे फैक्टर्स कवर कर लिए, इसमें और कुछ बाकी नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड को मैं बहुत अच्छे से लेकर जाऊंगा क्योंकि काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, तो इसको अच्छे से करना है हमें। तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें काफी डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंदर से। ठीक है, तो उन सारे डायमेंशंस को कवर करने के लिए इस पे 6-7 लेक्चर्स में लेकर आऊंगा एटीट्यूड पे, जिससे सब कुछ कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ऑफ एटीट्यूड देखेंगे और भी कुछ चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एटीट्यूड और वैल्यूज में क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और जल्दी से आईएएस बनिए। और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों में। ओके दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।